नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर 2019 तक के दौरान जो कुल 8 पेपर कंडक्ट हुए हैं उन्हें हम सब्जेक्ट में डिवाइड करके एक क्रम से पढ़ रहे हैं। तो अभी तक इस सीरीज में हमने बात की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की, उसके बाद हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बात की, मेडिवल हिस्ट्री की बात की, इंडियन पॉलिटी की बात की और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो अभी तक जितने लेक्चर इस सीरीज के अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पे, उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद हेल्पफुल होगी। और ये टेस्ट सीरीज की क्वालिटी किस प्रकार की है ये आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए हमने एक टेस्ट डेमो के रूप में जारी किया है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके उसे पढ़िए, उसकी क्वालिटी को जज करिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो ये जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं इन पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप संपर्क करिए। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न करंट से होते हैं, और ऐसे में ऐसे प्रश्न जिनका कि अब कोई मतलब नहीं है उन सब प्रश्नों को हमने इसमें से हटा दिया है। इसलिए प्रश्नों की संख्या बेहद सीमित हो गई है। तो करंट से जुड़े हुए सभी प्रश्न हटा दिए गए हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर में अब बदलाव हो चुका है। उस समय अलग था, अब अलग था, तो उसे भी हमने हटा दिया, इसलिए प्रश्न कम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो 2012 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा है और प्रश्न देखते ही आप कमेंट बॉक्स में जुड़िए और मेरे साथ साथ ही आप भी जो है इसका उत्तर देते हुए, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और भारतीय आयात निर्यात बैंक के द्वारा। ABCD जल्दी से बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर हम मान लेंगे हमारे पास उत्तर नहीं भी है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप कितना दिमाग को अपने जो है दौड़ा लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ का उत्तर सबको आएगा ही। हम लोग लगभग जब से बोलना शुरू किए हैं तभी से हम लोग जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बोलना, सुनना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम हो रहा है। तो कई सूचनाएं हमारे पास पहले से रहती हैं, एग्जैक्ट उत्तर ना हो लेकिन कई इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से रहती हैं। इतना पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ों का हम अंदाज़ा लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर AB की ही बात करें कि अगर ये जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं होगी, मान लीजिए, तो भारतीय स्टेट बैंक के पास तो नहीं ही हो सकती, और अगर इन दोनों में से किसी के पास है तो निश्चित रूप से RBI के पास होगी। तो B तो नहीं होना चाहिए। हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम इसका उत्तर निकाल लेते हैं कि नहीं, हमें एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है। उसके बाद D ऑप्शन हम देखें तो भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है विदेशी विनिमय संचय की जो जिम्मेदारी है ये आयात निर्यात बैंक को तो नहीं ही दी जा सकती है। और तो ये हो गया। अब हमारा जो उत्तर है वो A और C में से कुछ होगा। वित्त मंत्रालय होगा, भारत सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक होगा, इसमें से कुछ होगा। इसका उत्तर है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। एक हम मतलब इस तरीके से आप बताइएगा कि आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम जो है 4 को 2 कर सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये जिम्मेदारी है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1949 में भारत की आज़ादी के 2 वर्ष के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो तभी से ये चल रहा है। इसका काम क्या है? तो नोट छापना इसका काम है, नोट का निर्गमन का काम है। इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है, और विदेशी
विनिमय संचय का ये रख रखाव की भी जिम्मेदारी इसी के पास है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। ABCD, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। ये देखिए एक आसान प्रश्न है, हम सभी जानते हैं इस बारे में कि सेवा क्षेत्र भारत में काफी ज्यादा विस्तृत हो गया है। सेवा क्षेत्र भारत में काफी ज्यादा विस्तृत हो गया है। इससे जुड़ा एक तथ्य ये है कि इस सेवा क्षेत्र में से IT और ITS, IT इनेबल्ड सर्विसेज जो है, उनसे सबसे ज्यादा उनकी हिस्सेदारी है। और ये जो सेक्टर है IT और ITS का, इसमें रोजगार कम है, तो GDP में इसका हिस्सा तो अधिक है, लेकिन ये नौकरियों को कम जनरेट करता है। और यहाँ जो लोग हैं वो हाईली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है, यानी 4-4, 5-5 साल पढ़ करके यहाँ पर लोग आते हैं। तो सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदारी IT और ITS की है, और वो क्षेत्र ऐसा है जो कम नौकरियों का सृजन करता है। अब इसी को अभी मौजूदा स्थिति में समझ लीजिए, टीचिंग भी एक सेवा क्षेत्र का ही वर्क है, लेकिन YouTube और वीडियो वगैरह के फॉर्मेट के आ जाने की वजह से अब ये संभव है कि एक टीचर करोड़ों लोगों को पढ़ाए। हालांकि सबका टेस्ट अलग अलग है, तो कोई ऐसा कभी नहीं होगा कि एक टीचर के नीचे करोड़ों लोग पढ़ें, लेकिन आज के डेट में ज़्यादा नहीं तो 10-20 हज़ार लोग किसी एक स्टूडेंट से तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो अब एक ही टीचर, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टीचर है, वो 20,000 लोगों को पढ़ा दे रहा है। और पहले 20,000 लोगों को पढ़ाने के लिए, मतलब जब तो ऑफलाइन की अगर बात करें तो 50, 60, 100, दिल्ली की कोचिंगों में 300-400 का बैच, इससे ज़्यादा नहीं संभव था। लेकिन आज क्या संभव है, एक ही टीचर 1 लाख लोगों को पढ़ा देगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि IT और ITS का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें रोजगार कम आता है। अब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 13-14% के आसपास होगा। लेटेस्ट डाटा क्या है इनका, ये आप कमेंट करके बताइए, ये काम मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर में जॉब ज़्यादा जनरेट हो रही है, 50% लोग उस पर आश्रित हैं। तो किसी भी देश को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने के लिए विनिर्माण का क्षेत्र सबसे अधिक जो है कारगर क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम समय में पढ़ करके, यानी स्किल को सीख करके 6 महीने 1 साल का आप सीधे काम पे जा सकते हैं और GDP में अपना देश के योगदान दे सकते हैं, रोजगार भी मिल सकता है। चाइना का मॉडल इसी तरह है। तो वहाँ सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। हम बात सेवा क्षेत्र की नहीं कर रहे हैं, हम IT से रिलेटेड कामों की बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें जो है GDP में योगदान तो उसका है, लेकिन दिक्कत उसके साथ क्या है हो रही है, रोजगार उस क्षेत्र से कम आता है। अभी सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण मैंने इस तरीके से, इस फॉर्मेट में जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं। इससे पहले इतने एक टीचर के द्वारा इतने लोगों को पढ़ाए जाने का कोई मामला नहीं होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी वो अवस्था जब मुद्रा की क्रय शक्ति, जो मनी है, उसका परचेसिंग पावर कम हो जाए और गुड्स एंड सर्विसेज का जो है मामला हाई हो जाए, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2012 का पेपर है। मूल्य सूचकांक, ये तो कुछ होता नहीं है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो भारत में जो है ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लेकिन पहले ज़्यादा फोकस थोक मूल्य सूचकांक पे ही था, तो 3 का उत्तर हमारा बी होगा, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? आसान है, निश्चित रूप से प्राकृतिक पूंजी में वन, जल, खनिज होगा। सड़क ये तो एक आर्टिफिशियल चीज हो गई, ठीक है। तो चौथे का हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो बहुत फेमस
तेंदुलकर समिति है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ABCD इसका उत्तर जल्दी से बताइए। तो B इसका उत्तर है 37.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? अब ये भी एक प्रकार से देखें तो उसी समय 2012 के लिहाज से ये जो है प्रश्न था। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से और ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। तो ABCD। तो ये ग्रामीण बैंकिंग से है जुड़ी हुई। तो स्वाभिमान योजना वित्तीय समावेशन की एक योजना थी। ठीक है, तो कुल 6 प्रश्न हमें 2012 में देखने को मिले। और इसके बाद अगर सबसे अधिक प्रश्नों की बात हम करें इकोनॉमी से तो 2019 में हमें देखने को मिलेंगे। तो 13 से शुरू करते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ABCD जल्दी से बताइए। ये योजना शुरू की गई नरसिम्हा राव द्वारा। भारत के ये प्रधानमंत्री थे। और एक चीज आप जान लीजिए, मैं पिछले भी लेक्चर में बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं कि भारतीय इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्हें उनके अपने कार्यों से अधिक क्रेडिट मिला और कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें एकदम गलत तरीके से उनका आकलन कर लिया गया और उन्हें उनका जो मूल क्रेडिट था, मतलब मूल काम था, उसका भी क्रेडिट नहीं मिला। तो नरसिम्हा राव भी इसमें से एक थे। LPG सुधारों के लिए जो पॉलिटिकल बिल की जरूरत थी, जो पॉलिटिकल ताकत की जरूरत थी, वो नरसिम्हा राव ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया था। एकदम चप करके खड़े हो गए कि तुम आगे बढ़ो, हम एकदम पीछे से खड़े हैं, किसी की कोई नहीं, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था, हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। तो वो पॉलिटिकल बिल जो इतने बड़े बदलाव के लिए चाहिए होता है, वो जो है नरसिम्हा राव ने ही दिया था और इन्हीं का सारा प्रयास था। हालांकि इसमें हम इनको एकदम साफ साफ भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, इनमें से कोई नहीं। आप सोच करके देखिए, अगर गांधी के बारे में आप पढ़े हैं तो आपको इसमें से, इस ऑप्शन में से क्या लगता है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या हो सकता है? हमें पता नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। राज्य नियंत्रण पर अगर गांधी को थोड़ा भी समझा गया है तो गांधी हमेशा पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, शासन के विकेंद्रीकरण की बात करते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि स्टेट यानी जो ये तंत्र है, ये समय के साथ इतना मजबूत हो जाएगा कि ये जन को दबाने लगेगा। यानी जनतंत्र में ये जो तंत्र है ये इतना मजबूत हो जाएगा कि वो जन को दबाने लगेगा। जो स्टेट है ये बहुत बड़ी मशीनरी है और इसका मुकाबला जनता नहीं कर पाएगी। तो ये हो सकता है कि स्टेट ही अन्याय करने लगे, किसके ऊपर? जनता के ऊपर। इसीलिए तो हमें मौलिक अधिकारों के द्वारा प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन सच्चाई क्या है आप जानते हैं, तंत्र राजा बनकर के ही बैठा हुआ है। तो राज्य नियंत्रण तो हो ही नहीं सकता और प्रतिस्पर्धा की भी बात गांधी नहीं करते थे। ठीक है, सबके सहचर्य की बात यहां होती थी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है न्यास पर आधारित थी कि आप मालिक नहीं हैं, आप केवल प्रबंधक हैं। जब तक हैं आप प्रबंधक हैं, आप मालिक नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ABCD। तो पर कैपिटा GDP की बात हो रही है और उत्तर है D, प्रति व्यक्ति उत्पाद। एक हम आंकड़ा लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम ठीक प्रकार से इसको समझ लें। ये 1 लाख है, ठीक है।
ये किसी एक परिवार या किसी देश, ये देश है ए और यहाँ पे 1 लाख इस देश की जीडीपी है, लेकिन यहाँ आबादी कितनी है? तो यहाँ पर आबादी जो है वो 1000 है, यानी 1000 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी हुई? 100 रुपए हुई। यानी 1000 लोगों में अगर 1 लाख रुपए को बांटा जाए तो 100 रुपए सबके हाथ में जाएगा। अब एक दूसरा देश है, इसका नाम है बी, इसका नाम है बी, और यहाँ की जो जीडीपी है वो 50,000 है। ठीक है, यहाँ की बी जो देश है, यहाँ की जीडीपी 50,000 है, लेकिन यहाँ रहने वाले कितने हैं? 100। यहाँ 100 लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर 50,000 रुपये 100 लोगों में बांटा जाए तो सबके हाथ में कितना आएगा? तो 500 रुपये आएगा। तो अगर हम ये बात कहेंगे कि कौन सा देश ज्यादा सक्षम है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो हम देखेंगे तो हमें जीडीपी दिखेगी कि 1 लाख ए जो देश है वहां की जीडीपी 1 लाख है, तो हमें दिखेगा कि वो लोग तो ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि वहां की आबादी 1000 है तो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के हाथ में क्या पहुंच रहा है, तो हमें पता चलेगा कि अरे भैया यहाँ तो 100 ही है, और इस देश की जीडीपी तो ए से कम है बी की, लेकिन प्रति व्यक्ति हाथ में प्रति व्यक्ति के 500 रुपए जा रहा है। और इसीलिए भारत जीडीपी में पीपीपी के हिसाब से दुनिया में आज के डेट में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। अमेरिका, चीन के बाद भारत पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी पर। लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है और इसीलिए कहा जाता है कि एक बड़ी जनसंख्या जीडीपी को निगल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो हमारी जीडीपी तो इतनी है, लेकिन अगर हम थोड़ा भी भ्रम में हैं कि जापान से अच्छी हमारे यहाँ व्यवस्था है क्योंकि वहाँ आबादी कम है। अब यहाँ पर ही एक, इसी को दूसरे तरीके से समझ लीजिए, एक परिवार की आय 1 लाख रुपए है महीने, तो और बी की 50,000 है, तो बी का लग रहा है कि इस परिवार की आय कम है, 85,000 है, लेकिन यहाँ 1000 लोग खाने वाले हैं। यहाँ 1 लाख की आय में 1000 लोग खाने वाले हैं और यहाँ 50,000 रुपए की आय में केवल 100 खाने वाले हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति के हिस्से में 500 आएगा और यहाँ पे 100 आएगा। तो निश्चित रूप से ये एक भ्रामक तस्वीर है, क्योंकि इससे हमको नहीं पता चल सकता कि स्थिति क्या है। और इसीलिए देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद है। भैया जनसंख्या से डिवाइड करके जीडीपी को बताओ एक आदमी के हाथ में कितना पहुंच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, ABCD। जल्दी से उत्तर बताइए इसका। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। और जैसा कि मैंने पिछले भी लेक्चर्स में आपको बताया है कि 10 में से 8 बार उपयुक्त सभी सही हो जाते थे पहले, और ये 2013 का पेपर है। और भी ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको आगे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है सूची 1 और दूसरे तरफ है सूची 2। तो सूची 1 में उद्योग लिखा है, सूची 2 में स्थान लिखा गया है। अब इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो इसमें से मुझे जो लगता है, और क्या आपको भी ऐसा लगता है मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसा प्रयास हम लोग पीछे काफी लेक्चर्स में करते हुए आ रहे हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उसी ऑप्शन को उठाता हूं जिससे क्रैक हो जाए। मुझे अब यहां पर जब इस प्रश्न को पहली बार मैंने देखा तो सबसे पहला मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे आसान ऑप्शन बताने के लिहाज से ये है कि लोहा और इस्पात भिलाई। क्या ऐसा है? ये सबसे आसान था। हो सकता है कुछ लोग, हम याद नहीं किए हैं तब की बात कर रहे हैं कि हमें याद नहीं है। अब जिसको याद है उसके लिए तो सब आसान है, लेकिन जिसको याद नहीं है, जो श्योर नहीं है, तो जैसे मेरे लिए तो लोहा और इस्पात भिलाई मुझे सबसे आसान यही लगा। तो अगर लोहा और इस्पात भिलाई है यानी C का 2 है, तो C का 2 कहां कहां है? तो A में तो नहीं है, उसके बाद B में है, C में नहीं है, D में नहीं है। तो इसका
इसका मतलब है कि उत्तर हमारा बी है, सीधे सीधे आ गया। हमारे पास केवल एक सूचना है कि लोहा और इस्पात भिलाई है, सी का 2 है, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया कि बी है। तो कैसे अब है, तो ए का 3 है, ए का 3 है यानी कागज टीटागढ़ है, बी का 4 है यानी सीमेंट लखेरी है, सी का 2 है यानी लोहा और इस्पात भिलाई है, और डी का 1 है खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल। तो ये जो है हमारा उत्तर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? गेहूं, चावल, चीनी, दालें। गेहूं, चावल, चीनी, दालें, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर है डी, दालें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 13 का पेपर है। अगला, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष, तो फेरा के स्थान पर फेमा आया। 1991, 1997, 2002, 2007, ए बी सी डी, जल्दी से उत्तर बताइए। तो सी इसका उत्तर है 2002, 2002। आगे बढ़ते हैं। 2013 के भी प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। अब 14 पे हम लोग आ गए। तो हरा सूचकांक, ग्रीन सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। तो ये जो हरा सूचकांक है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और ये पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। आगे बढ़ते हैं। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है कृषि विकास से, औद्योगिक विकास से, आर्थिक विकास से, गरीबी उन्मूलन से, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। तो विजन 2020 जुड़ा हुआ है गरीबी उन्मूलन से, डी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो देखिए इसमें से क्या एकदम बिना मतलब है। तो अगर हम ये देखें कि गृह मंत्रालय, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सी। ग्रामीण मंत्रालय, बी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर से वित्त आयोग, योजना आयोग, इन सब में फंस जाएगा। तो इसका उत्तर है योजना आयोग। ध्यान रखिएगा, ये 14 का पेपर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, क्यों किया गया था? अनर्जक यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए परिसंपत्तियों को कम करने हेतु सुझाव देने के लिए, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, वित्तीय समावेशन के दिशा निर्देश बनाने के लिए, और बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल प्रयोग के अध्ययन हेतु। ए बी सी डी, इसका उत्तर बताइए। तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। बिमल जालान आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर, और हम सब ने बचपन में इनके द्वारा हस्ताक्षरित नोट, जिस पर वो लिखा होता है, जो प्रॉमिस नोट होता है कि मैं धारक को जितने रुपए की नोट है इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो बिमल जालान का उस पर जो है सिग्नेचर होता था। तो इसका उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। तो 2014 के भी प्रश्न समाप्त हो गए। बहुत जल्दी जल्दी यात्रा चल रही है, 12 से लेकर के 15 तक हम आ गए हैं। अगला, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण संबंधी स्तुति करता है? कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। तो बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, सी इसका उत्तर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। अगला, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 15 में पूछा जा रहा है ये प्रश्न, तो जल्दी से उत्तर बताइए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइए। तो सी इसका उत्तर है, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? ABCD, जल्दी से बताइए। तो इसमें 25 कंपनियां सम्मिलित हैं, तो 20 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न को सुमेलित करें, सूची 1 सूची 2। फिर से ठीक है, अब इसको एक बार हमें पढ़ लेना है। अब इतने फैक्ट्स दिए गए हैं, अब एक बार पढ़ लेना है। हिंदी भी बड़ा क्लिष्ट लिखी गई है, तो एक बार पढ़ लेना है, फिर सोचना है कि क्या कैसे होगा। तो WTO भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। IMF सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। सार्क नम्य ऋणों की स्वीकृति। IDA दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अब इसमें से अगर हम देखें तो हमें व्यापार से जो जुड़ी हुई एक लाइन मिलती है वो WTO, ये दूसरी लाइन है, और पहली लाइन। तो इसमें से अगर हम दिमाग लगाएंगे तो IMF B का 1 होगा और A का 2 होगा, ऐसा तो समझ में आता है। तो B का पहले 1 ही देख लें। तो B का 1 न तो A में है, न तो B में है, न D में है, ये C में है। और A का 2 B में भी है, C में भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा है C। तो WTO सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। तो A का 2, B का 1, C का 4, यानी सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और IDA यानी D का 3, नम्य ऋणों की स्वीकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? 2004-5, 2011-12, 2012-13, 2013-14, जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर है 2011-12, 22 का बी। तो 2015 के भी प्रश्न समाप्त हो गए। 2016 से शुरू करते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 को सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में औद्योगिक क्षेत्र हैं और सूची 2 में देश हैं उनसे संबंधित। किनकी, कैंटन, लोरेन, वेलो होरिजेंटले, चीन, जापान, ब्राजील, फ्रांस। अब इसमें से जब पहली बार प्रश्न को देखा गया तो लोरेन का क्षेत्र ऐसे फ्रांस में करके बार बार सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में सुनने में आता है। तो C का 4 होगा, मैंने ये फ्रांस होगा, ऐसा मैंने वो किया और इसका उत्तर मुझे मिल गया A। ठीक है, तो A का 2 किनकी जापान, B का 1 कैंटन चीन, C का 4 लोरेन फ्रांस और D का 3 यानी ब्राजील। तो हमारा 23 का जो उत्तर है यह है A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? फिनेंशियल इंक्लूजन, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। ABCD। तो गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बिल्कुल।
बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, तो बैंकिंग अधोसंरचना, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सिकोड़ेंगे तो वित्तीय समावेशन होगा कहाँ? तो निश्चित रूप से सी नहीं है, तो 24 का सी। अगला, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर घाटे का बजट बन रहा है तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो करों में कमी हो जाएगी, मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाएगी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी, मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। जल्दी से बताइए ए बी सी डी। तो देखिए, जब बजट घाटे का बनेगा तो इस घाटे को पाटने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? तो पहला तो ये है कि वो जो है खूब नोट छापते। जब खूब नोट छापेगी तो क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी या मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी? निश्चित रूप से मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। जब इकोनॉमी में ज़्यादा मनी आएगी तो मनी का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा, तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। तो या तो नोट छाप के कर ले, मुद्रा आपूर्ति इससे बढ़ेगी जो है, या फिर विदेशों से लोन ऋण लेकर के आए, उससे भी मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। तो सी इसका उत्तर है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति का प्रारंभ। तो हरित क्रांति तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी भारत में, 1960 के दशक में। तो 3 तो सबसे पहले होना चाहिए, तो बी और डी दोनों में 3 हमें दिख रहा है। अब हमें पता करना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले हुआ या गरीबी हटाओ का नारा पहले दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, तो 3 के बाद हुआ क्या? तो 1 हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो है गरीबी हटाओ का मामला आया। तो 3, 2 और 1। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कहा कि वो कह रहे हैं इंदिरा हटाओ, मैं कह रही हूँ गरीबी हटाओ, ऐसे करके बड़ा जोरदार भाषण, और उस समय जो है ये नारा भी आया था। तो इसका उत्तर हमारा होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2016 के भी प्रश्न समाप्त हो गए। अब आ गए हम लोग 17 पे। बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? रोचक प्रश्न है। गरीब किसानों को, धनाढ़ किसानों को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है, और उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं, तो किसे कहा जाता है? बैल पूंजीपति कहा जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वे धनाढ़ नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल। तो इसका उत्तर है एबरडीन, बी। आगे बढ़ते हैं। तो 2017 के भी प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लोग आ गए 2018 पे। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और आय की विषमता, ए बी सी डी। तो आय की विषमता लॉरेंज वक्र से नापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग, अब नीति आयोग। तो आसान प्रश्न है, ये योजना आयोग इसका उत्तर है, अब नीति आयोग 30। ठीक है, अगला 31। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ये एक अच्छा प्रश्न है। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, समपोषणीय विकास और मानव विकास। कहा जा रहा है कि वर्तमान में शरीर को बिना कष्ट दिए यानी सुखों का परित्याग किए बिना जो है वर्तमान के लोग भी करें, और भविष्य के लिए भी ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत करें। तो अपना भी काम चलाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करके रखें। तो ये कौन सा विचार है? तो इसे कहा जाता है सी, समपोषणी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास इसे कहा जाता है कि इस तरीके से करिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीजें बचती हुई जाए। जैसे कि
कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो है फूल से मधु को सोखिए, शहद को लीजिए कि उसका अस्तित्व भी बना रहे और मधुमक्खी और भौरा उससे जो है रस को भी चूस लेता है। तो फूल उसी तरह से दिखता है। आप बता नहीं सकते कि इसका रस चूसा जा चुका है कि अभी नहीं चूसा जा सकता, तो ऐसे करिए तो संपोषणीय विकास। 32, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो निश्चित रूप से मनरेगा है। अब इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं। तो 2018 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब हम आ गए हैं 2019 में। तो 2019 में प्रश्नों की संख्या ज्यादा इसलिए इस लिहाज से रहेगी कि अभी ये सारे जो है ताजा ही हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, जीवन स्तर होता है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चुनाव करिए। केवल सी सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है और डी 1, 2, 3 सही है। तो इसका उत्तर है डी, ये तीनों सही हैं। तो कुल ये 3 पैरामीटर्स होते हैं और इसके बाद इनके आगे 10 इंडिकेटर्स होते हैं। अब स्वास्थ्य की भी बात होगी तो इसमें भी कई इंडिकेटर्स हैं। अब जैसे शिक्षा की बात होगी तो कितने वर्ष के कितने बच्चे स्कूल में गए, कितने दिन वो स्कूल जाते हैं। जीवन स्तर की बात होगी तो पक्का मकान है कि नहीं मकान है, सैनिटेशन का वहाँ पर क्या मामला है, तमाम तरह के इसमें हैं। और इसीलिए सबसे अच्छा माना गया है निर्धनता का सूचकांक बहुआयामी को, क्योंकि ये एक ओवरऑल तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब ये नहीं कि कितना कैलोरी मिल रही है उससे वो गरीब है कि अमीर है, या पेट भर भोजन मिल रहा है कि गरीब है कि अमीर है। तो इसमें कई पैरामीटर्स दिए गए हैं और इसलिए इसे बड़ा अच्छा माना गया है। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से है। अगला, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। 18 का प्रश्न देखिए किस प्रकार से यहां आया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो 34 का हमारा उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? ज्यादातर लोग जो है मनरेगा के तरफ गए, लेकिन इसका है पहल को माना गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान दिया गया। ठीक है, एलपीजी खरीदो और खाते में सब्सिडी लो। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3, तो ये सभी चाहिए। ठीक है, तो लगान का विनियमन होना चाहिए कि भाई लगान कितना ली जाएगी, एक टेनेंट कितना रेंट करेगा, और अवधि की सुरक्षा होनी चाहिए कि भैया इस साल हम खेती कर रहे हैं, अगले साल हटा तो नहीं दोगे। ये यहां पर जो अपना खेत दे रहे हैं दूसरे को खेती करने की, अब आज की परिभाषा में तो ये है कि अवधि की सुरक्षा दोगे कि नहीं, कार्यकाल की सुरक्षा दोगे कि नहीं। ये तो नहीं करोगे कि इस साल दे दिए अगले साल नहीं दोगे। तो बताओ कि 10 साल के लिए दे रहे हो कि 20 साल के, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर अवधि की सुरक्षा ना हो, यानी टाइम पीरियड ना हो, किसी भी व्यक्ति को एक हरा भरा बाग अस्थायी रूप से दे दो कि मतलब उसे पता नहीं है कि मैं आज हूं कल रहूंगा कि नहीं, अगर उसे नहीं पता है तो वो बहुत जल्दी उस हरे भरे बाग को रेगिस्तान में बदल देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक रेगिस्तान में एक टुकड़ा जमीन का दे दो
और उसे बता दो कि ये जमीन अब तुम्हारी है 20 साल 50 साल के लिए, तो वो उसमें एक हरा भरा बाग उगा देगा। ये कहा जाता है। ये इसका मतलब ये होता है कि अरे चलिए हम तो हैं, 1 साल के लिए हैं, इसे अच्छा बना के हम करेंगे क्या, खेत को उपजाऊ बना के हम करेंगे क्या, कल हमारे पास ये रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हमारी मेहनत का लाभ कोई और लेगा, तो हम क्यों खेत को अच्छा बनाएं। ये कहने का मतलब तो अवधि की सुरक्षा देनी पड़ेगी। और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये तो आजादी के बाद हुआ कि खेत जो जोत रहा है उसे खेत का अधिकार दे दिया गया। आज के लिए ये सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो जमींदारी वगैरह ये बहुत बड़ा लेक्चर होता है, मैंने इसे 4 लेक्चर में पढ़ा है 4 घंटे में। ठीक है, भारत में भूमि सुधार, तो ये तो पहले की बात है, अब तो इस तरह का कोई मामला नहीं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बढ़िया प्रश्न है। प्राइवेटाइजेशन बनाम क्या है? निजीकरण बनाम तो सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। कि भैया केवल पैसा कमाने का काम नहीं है, सुविधा देने का काम है सरकारी तंत्र का। तो नीचे दिए हुए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सी इसका उत्तर है, ये सभी हैं। और देखिए इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि रोजगार देना, ये लिखना चाहिए। आज यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सारे संसाधन सरकार के जो चल रहे हैं ये सैलरी बांटने के लिए चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो योजना आयोग तो अब है नहीं, विनिवेश आयोग तो बेचने का काम कर रहा है, सारे लोग इसी से चिढ़े हुए हैं। और फंसेगा मामला आपका नीति आयोग और वित्त आयोग में, तो इसका उत्तर है नीति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ABCD। तो इसका उत्तर है ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। तो 39 का उत्तर है ए। अगला, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो देखिए इसमें 1% नहीं है, 2% है, तो निश्चित रूप से ये तो गलत हो गया। अब इस ऑप्शन में कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया, तो कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन किया गया था, और इस लिहाज से देखा जाए तो न तो 1 और न तो 2, दोनों नहीं सही है। ठीक है, तो 2% होता है CSR, तो 40 का हमारा हो जाएगा डी। अगला, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? मोरिस डी मोरिस, UNDP, महबूब उल हक, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ABCD। तो ए इसका उत्तर है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक 1970 में मोरिस डी मोरिस द्वारा इसे विकसित किया गया। तो 41 का ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए थे 2012 से लेकर 2019 के दौरान, उसे हमने एक क्रम से देख लिया है। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।